जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोगी एमसीक्यू सीरीज का अगला ये पार्ट जिसमें हम आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 52। इसका ये मतलब हुआ कि हम लगभग 51 प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व कर चुके हैं। तो यदि आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर के प्लीज़ वॉच आउट द वीडियोज़ एंड अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए और अपनी तैयारी को बढ़ाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो का पहला प्रश्न ये है, विकास शब्द में क्या शामिल है? तो द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड, तो डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है हमारा? तो ये संरचनात्मक परिवर्तन होता है, स्ट्रक्चरल या फंक्शनल कोई होता है। संरचनात्मक मतलब एक शारीरिक परिवर्तनों से है, कार्यात्मक मतलब जो हम कार्य करते हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दोनों परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो दोनों प्रकार के परिवर्तन हैं, संरचनात्मक आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, दोनों शामिल है किसमें? डेवलपमेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानसिक और शारीरिक विशेषताओं को किसकी जटिल अंतःक्रिया के लिए जिम्मेदार बताया जाता है? तो मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कैन बी एट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ। तो हमेशा आपने इंटरेक्शन विकास को भी पढ़ा है किसका, कि हेरिडिटी एनवायरनमेंट का रहता है। सेम यहाँ भी मानसिक और शारीरिक विशेषताओं को किसकी जटिल अंतःक्रिया के लिए, किसके इंटरेक्शन या एट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ, ये हम इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण। कि आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है हमारी मानसिक और शारीरिक विशेषताओं पर। तो सबसे ज़्यादा यही सरल आंसर है, क्योंकि पर्यावरण आनुवांशिकता का मतलब एक पीढ़ी से तो दूसरी पीढ़ी तक जो आपकी क्वालिटीज़ जो आपके आई हैं। दूसरा जो बाह्य कारक जो प्रभावित करते हैं, जैसे माता पिता, शिक्षक, परिवार, ये सब आपके एनवायरनमेंट में सब कुछ आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस लगाव में शिशु माता पिता को सुरक्षित आधार के रूप में उपयोग करते हैं? विन इन विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्शन डू इन्फेंट्स मतलब जो शैशवावस्था में रहते हैं, पेरेंट्स है सिक्योर बेस। तो यही है, ये सुरक्षित लगाव या सिक्योर अफेक्शन कहलाता है। सिक्योर अफेक्शन ये रहता है कि आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, जब उनके आसपास जब उनके पेरेंट्स रहते हैं, मम्मी पापा, तो वे खुश हो जाते हैं। लेकिन वो यदि दूर चले जाते हैं, उनके आसपास कोई नहीं रहता है, तो वो एक बेचैन हो जाते हैं, एक इनसिक्योर फील करने लगते हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है कि जो शिशु रहते हैं माता पिता को सुरक्षित आधार के रूप में, इसको बोला जाता है सिक्योर अफेक्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्कूलों के द्वारा छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो स्कूल कैन प्रमोट फिजिकल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। कैसे प्रमोट कर सकता है फिजिकल हेल्थ को? कभी कभी पीटी का संचालन करके, हाँ ये कर सकते हैं। अंतर और अंतरा स्कूलों खेलों का समर्थन करके, शैक्षणिक विषयों को अतिरिक्त अवधि देना, एक्स्ट्रा पीरियड तो एकेडमिक सब्जेक्ट, तो ये तो कहीं कहीं भी नहीं होगा। खेल की अवधि को समय सारणी से वापस लेने से, मतलब खेल पीरियड बंद कर देना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके ऑप्शन 1 और 2 बचते हैं, इसमें से ज़्यादा सटीक उत्तर आपका हो जाएगा अंतर और अंतरा स्कूल खेलों का समर्थन करके। तो इंडोर्सिंग इंटर स्कूल मतलब स्कूल के अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं हैं, जितने कंपटीशन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इंट्रा का मतलब उस लोकल एरिया में अलग अलग स्कूलों के बीच में कंपटीशन स्पोर्ट्स का। तो इसके द्वारा क्या है, स्कूल के द्वारा छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था या एडोलेसेंस एज की मेन जो प्रॉब्लम वो क्या होती है? वजन बढ़ाने की, तो ये तो नहीं होती है। एजुकेशन भी नहीं है आपकी, क्योंकि एजुकेशन तो अच्छी करते ही हैं बच्चे। अच्छे परिणाम देने की, ये भी नहीं है। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो होती है एडजस्टमेंट की, कि वातावरण के साथ, समाज के साथ एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा आती है आपकी एडोलेसेंस स्टेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस आयु को गिरोह की आयु भी कहा जाता है? ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, जो पेडागोगी है। गैंग एज कहा जाता है आपकी उत्तर बाल्यावस्था की। तो जो लेटर चाइल्डहुड रहता है, जिसमें बच्चे 6 से 12 ईयर्स के रहते हैं, वो क्या करते हैं, उनको फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड सर्कल में रहना, बड़ा फ्रेंड सर्कल बनाना बहुत उस टाइम पे अच्छा लगता है इन बच्चों को। जो बच्चे किसके रहते हैं, लेटर चाइल्डहुड के, तो इसी को इनको गैंग एज भी कहा गया है, गिरोह की आयु भी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टेनले हॉल के अनुसार, ये आपको याद रखना है, आपने शायद पढ़ा भी होगा। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि किशोर वर्तमान की शक्ति
भावी आशा, तो पावर ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, स्टॉर्म एंड ऑपोजिशन। तो यही क्या कहा है, हेनले ने कहा है, आपको याद कर लेना है। यदि आपको याद अभी नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो किशोरावस्था के बारे में बताया गया है किसके द्वारा, स्टेनले हॉल के अनुसार। बाकी जो है ये स्टेनले हॉल ने नहीं कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपने बहुत पढ़ रखा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहती है तो दिशा कहा जाता है आपका जो मस्तिष्क से सिर से पैर की ओर जो रहता है, मस्तिष्क अधोमुखी, या इसको कहा जाता है सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये कैसा रहता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस रहती है बिल्कुल। कहाँ पे, यहाँ पे सिर से पैर की ओर जो विकास होता है आपका, हेड टू फीट रहता है जो डेवलपमेंट, वो कहलाता है आपका सेफेलोकॉर्डल। और ये जो प्रॉक्सिमोडिस्टल रहता है समीप दूरामुखी, इसमें माना जाता है कि सबसे पहले हमारे सेंटर का होता है डेवलपमेंट, उसके बाद पूरे शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सेफेलोकॉर्डल या मस्तिष्क अधोमुखी विकास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है कि एक समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इस फ्रेजेस का मीन क्या है, तो समाज अपने जो सदस्यों के व्यवहार को अनजाने में नियंत्रित करना चाहता है, ये है। तो सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर कंटिन्यूसली। आगे क्या है, समाज के सदस्य अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, इस प्रकार समाज का अस्तित्व बना रहता है। यही है समाज का सतत प्रक्रिया कहलाती है कि समाज में जो भी नॉर्म्स चलते आ रहे हैं, जो भी रीति रिवाज है जिसको फॉलो करते हैं, वो कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एडजस्ट, नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफर होते हैं, और इसीलिए सोसाइटी क्या होती है, कंटिन्यूअस एग्जिस्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्देश अध्ययन द्वारा अर्जित ज्ञान कौशल को संदर्भित करता है। रीति रिवाज मानदंड मूल्य सीखते हैं। इससे कहीं ज़्यादा सटीक जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवन कौशल शिक्षा किशोरों में किसमें सहायता करती है। तो लाइफ स्किल एजुकेशन हेल्प एडोलेसेंस टू शारीरिक विकास जो है, पेशीय विकास, भाषा के विकास में, जो जीवन के कौशल यदि वो सीख लेंगे, लाइफ स्किल्स, स्वस्थ संबंध बनाने में, स्वस्थ और उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंध करने में। तो यही हो जाएगा कि जो उनके रिलेशंस होंगे आपके, चाहे पेरेंट्स से, चाहे आपके किसी भी संबंध में, तो आपके उत्पादक तरीके से जीवन का प्रबंध, ये कहीं ज़्यादा जरूरी है। वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। जीवन का प्रबंध का क्या हो जाएगा, लाइफ मैनेजमेंट में। ये कहीं ज़्यादा अधिक उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। पुनः समाजीकरण का क्या अर्थ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीसोशलाइजेशन क्या है, कि यह जो है पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने, जीवन में अवस्थान्तर के हिस्से के रूप में नए स्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग द न्यू वन एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन लाइफ। तो क्या होता है, जब एक एज में, जैसे मान लीजिए कोई चाइल्डहुड एज में है, उसके बाद वो एडोलेसेंस में एज में एंटर करता है, तो वो क्या करता है, पूर्व व्यवहार पैटर्न को हटाने, जीवन में अवस्थान्तर मतलब कि उसका जो एज चेंज हो रही है के हिस्से के रूप में नए को स्वीकार करने की प्रक्रिया से संबंधित है। तो जो व्यवहार, जो उसका समाजीकरण चाइल्डहुड एज में है, आपको पता है वो एडोलेसेंस या किशोरावस्था में नहीं रहता है, परिवर्तन आता है। तो इसी को पुनः समाजीकरण कहते हैं कि हमारी एज, हमारी जो अवस्था परिवर्तन के साथ साथ में जो समाजीकरण में परिवर्तन आएगा, तो उसे हम पुनः समाजीकरण का नाम देंगे। बढ़ते हैं, किशोरों के लिए निर्णय लेने की चुनौती होने का कारण क्या है। यह है, वन ऑफ द रीजन फॉर डिसीजन मेकिंग बीइंग अ चैलेंज फॉर एडोलेसेंस इज बिकॉज दे आर, वो कैसे होते हैं, अहंकारी होते हैं, पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है, विकल्प के पक्ष विपक्ष की पहचान करने में असमर्थ रहते हैं। बिल्कुल, ये आपका ऑप्शन 3 जो है वो अनेबल टू आइडेंटिफाई प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव। इसीलिए उन्हें क्या होती है, निर्णय लेने में चुनौती होती है, क्योंकि वो हर एक के पक्ष, उसके बारे में और उसके कॉन्स के बारे में पहचानने में असमर्थ होते हैं। जो कौन रहते हैं,
जो आपके एडोलेसेंस एज के बच्चे रहते हैं। आगे देखते हैं समाजवाद के गुणों। आपके सोशलाइजेशन भी टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी है इससे। जो सोशलिज्म है कि विकास का भार किसके विद्यालयों पर आया है। तो द बर्डन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सोशलिज्म हैज टू कम टू द स्कूल बिकॉज। इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आपके माता पिता का जो व्यवसाय है, सीमित परिवार का होना, टेंडेंसी टू बी लोनली एंड नॉट नोन। इसका सही उत्तर है माता पिता का व्यवसाय। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो समाजवाद जो गुण है आपको पता है कि सबसे पहले कहाँ पे फैमिली में बच्चा सीखता है। तो फैमिली में प्राइमरी जो होता है सोशलाइजेशन होता है। प्राथमिक समाजीकरण कहाँ होता है, परिवार में। लेकिन यदि माता पिता व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, तो वो बहुत कम टाइम दे पाते अपने बच्चे को, बच्चे के लिए केयर टेकर रख देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा समाजवाद या सोशलाइजेशन का, सोशलिज्म का जो गुण है, वो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। उसका भार कहाँ जाता है, विद्यालयों पर आ जाता है, क्योंकि उसने सोशलाइजेशन अपनी फैमिली में नहीं सीखा। तो उसका भार कहाँ जाएगा, विद्यालय में। तो इसका जो क्या रीज़न है, माता पिता का व्यवसाय हो, ये रीज़न हो जाता है। मनुष्यों में तीव्र और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है। तो व्हेन डज द रैपिड एंड सिग्निफिकेंट सोशलाइजेशन ऑकर इन ह्यूमंस। तो ये होता है आपका ड्यूरिंग एडोलेसेंस में। ये किशोरावस्था के दौरान, ये पश्च जो लेटर चाइल्डहुड से स्टार्ट होकर के किशोरावस्था के दौरान में बहुत महत्वपूर्ण, तीव्र, रैपिड स्टेज में होता है आपका सोशलाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखते हैं कि कौन सा कथन बाल विकास के सिद्धांत के बारे में गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास के बारे में निश्चित और अनुमानित स्वरूप का अनुसरण करता है। दूसरा क्या है कि ये तो ठीक है, गलत कौन सा है ये हमें निकालना है। कि ऑल इंडिविजुअल्स आर सिमिलर इन देयर डेवलपमेंट। तो ये इसका गलत हो जाता है कि सभी व्यक्तियों में विकास समान नहीं होता है। एक क्रम में तो होता है कि पहले बच्चा पहले शैशवावस्था में है, इन्फेंट में है, फिर वो चाइल्डहुड आ रहा है, फिर उसका एडोलेसेंस आ रहा है ना, एज। तो ये क्रम है, लेकिन इस क्रम में विकास जो है अलग अलग दर से होता है, अलग अलग गति से होता है। तो विकास में समान नहीं होते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। विकास जो है वो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का जो प्रोडक्ट होता है, ये आपको पता है। एकीकरण के सिद्धांत पर वर्क करता है, इंटीग्रेशन के सिद्धांत पर वर्क करता है, आपको ये पता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राशिद जो है कक्षा 5 में अध्ययन कर रहा है। तो वह विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकता है। डिफरेंट कैटेगरी जो है वो ट्राइंगल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। लेकिन डिफिकल्टी कहाँ आ रही है, अंडरस्टैंड। तो तीनों कोणों का योग 180 जो होता है वो 180 होता है, वो पता है। लेकिन इसका जो एब्स्ट्रैक्ट प्रूफ है, इसका जो अमूर्त प्रमाण है, समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक अनुसार के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो है सिद्धांत है, राशिद अभी किस अवस्था में है। तो चूंकि अमूर्त को नहीं सीख पा रहा है, इसलिए वो अभी किस अवस्था में है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अभी 7 से 11 वर्ष की एज में है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जैसे वो क्या है, ट्राइंगल नहीं सीख पा रहे। आपको पता है ट्राइंगल जो होता है ये आपका 180 होता है। तो इसका जो अमूर्त प्रमाण, एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त प्रमाण जो है वो तो ये हो गया कि आप पे कई सारे ट्राइंगल्स हैं, प्रैक्टिकल करके दिखवा देंगे अलग अलग ट्राइंगल्स को एंगल निकाल के ऐड करके। तो ये हो गया कौन, मूर्त। अमूर्त जो है तो उस अमूर्त जो बड़ी क्लासों में समझाया जाता है, यहाँ पर एक एंगल बना करके निकाले जाते हैं, प्रूफ किया जाता है थ्योरम्स को, इस थ्योरम को। तो उसको समझने में उसे कठिनाई होती है। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया, प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। ये तो आप देखते होंगे क्लास में होता है कि एक ने पेंसिल ले ली, दूसरे ने उसका खाना खा लिया। तो पूजा यह सब देख कर रही थी, किंतु अध्यापिका को सूचित नहीं किया। तीसरी बच्ची ये देख रही थी, लेकिन उसने बताया नहीं टीचर को, क्योंकि दोनों ने बदला ले लिया। उसे लग रहा था कि ठीक तो हो गया, एक ने पेंसिल ले ली, दूसरे ने खाना खा लिया, बराबर है सब। तो लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार, जो कोहलबर्ग के अनुसार जो है, पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है। तो पूजा यहाँ पर जिन्होंने बदला लिया उसकी बात नहीं करी गई। जो तीसरा बच्चा देख रहा है और वो इसको उचित कह रहा है ना, सही कह रहा है, तो वो अभी कौन सी अवस्था में है। तो आपको पता है कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक दुविधा, किस स्थिति में सही और गलत का फैसला लेना, ये सब समझाया गया है। तो वो जो अभी अवस्था में है
वो कहलाएगी आपकी यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। इसको मैं डिटेल में भी समझा सकता हूँ क्योंकि बहुत सारी अवस्थाएं हैं नैतिक विकास की, आपको पढ़ लेनी है डिटेल में क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो सकती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस स्टेज में क्या रहता है कि बच्चे जो हैं क्या करते हैं, किसी एक का बदला ले लिया तो उसको वो नैतिक समझते हैं, और बदला लेने में जो उनके हित में या उनकी प्रायोरिटी में काम होते हैं, मान लीजिए मैं मेरी हित में जो काम है मैं कर रहा हूँ, उसको वो क्या कहेंगे, नैतिक दृष्टि से उसे सही ठहराएंगे, वो कहेंगे ये करेक्ट है, और जो मेरे लिए काम नहीं है वो क्या है, वो रॉन्ग है। तो ये ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाता है। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा अच्छे शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों का लक्षण है। तो दंड देना, तो ये तो एकदम ही गलत हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रभुत्व के जो डोमिनेंस, तो ये भी गलत हो जाता है। दंड के रूप में मानना गलत हो गया, तो अपने आप ही उत्तर निकल आया आपका कि गर्मजोशी और स्वीकृति का शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर गर्मजोशी का मतलब उत्साह है यहाँ पर आपको उत्साह पूर्वक कक्षा में पढ़ाना है, वहाँ ये सेंस निकलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं, ऐसे होते हैं बच्चे, हमेशा आपको मिलेंगे, प्राइमरी में भी सेकेंडरी में ज़्यादा बच्चे मिलेंगे इस तरह के। तो शिक्षक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी, वॉट विल बी योर रोल एज अ टीचर। छात्रों को आप निष्कासित कर देंगे तो ये तो नहीं करेंगे, उन छात्रों को अलग कर देंगे, आइसोलेट, तो आइसोलेट करना तो कोई रीज़न नहीं होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, अपने अधिकार के समूह में सुधार करना और उन्हें आत्मनिरीक्षण करने, तो उन्हें क्या करेंगे आप, एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो क्या इंट्रो इंस्पेक्शन कर सके, इम्प्रूव देयर बिहेवियर, उन्हें आत्मनिरीक्षण करने और अपने व्यवहार में सुधार करने का अवसर देंगे। बिल्कुल, हमेशा ही टीचर को एक पोलाइट रहना पड़ेगा, धैर्य, पेशेंस, ये सारे जो गुण टीचर में होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 है कि उन्हें एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। अनुमानी विधि जो एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, उसकी सीमाएं क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। तो बाल केंद्रितता जो है, चाइल्ड सेंटर्ड है, सेल्फ लर्निंग डेवलप करती है और समय के संदर्भ में अलाभकारी है। तो हाँ, ये एक अनकॉमनिकल जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये अलाभकारी है, समय के संदर्भ में टाइम टेकिंग होती है, ये जो ह्यूरिस्टिक मेथड रहती है, अनुमान विधि रहती है इसमें। और इसको खोज विधि को भी नाम दिया जाता है क्योंकि जब कोई एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, उसमें बच्चे को बोला जाता है कि वो एकदम फ्री होकर के उस टॉपिक के बारे में सोचे, ये सब। तो इस ये जो टाइम टेकिंग होती है, बाकी ये जो सेल्फ लर्निंग होती है उससे चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, ये तो होता है, लेकिन जो सीमाएं हैं, इसकी लिमिटेशंस है, ये टाइम टेकिंग रहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कक्षा 5वीं के जो छात्र हैं जिज्ञासा जागृत करने, क्या करने के लिए, अराउज क्यूरियोसिटी इन क्लास 5th स्टूडेंट, तो क्यूरियोसिटी जागृत करने के लिए क्या तरीका है। तो इसका जो है कि अधिक हस्त गतिविधि आधारित प्रदान करें, हैंड ऑन एक्सपीरियंस उन्हें दें, लिखित कार्य के रूप में अधिक अभ्यास कार्य दें, तो ये तो नहीं होगा। बार बार यूनिट टेस्ट लें, ये भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि इमेजिनेटिव क्वेश्चंस जरूर हम उनसे पूछें, अन्वेषणात्मक और कल्पनाशील जो है प्रश्न पूछें जिनमें वो खोज कर सकें, इमेजिनेशन कर सकें चीज़ों की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गणित का कोना एक लघु रूप है, मैथमेटिक्स कॉर्नर इज अ मिनिएचर फ्रॉम फॉर्म ऑफ। तो गणित बोर्ड, मापन उपकरण, मीजरिंग मैथमेटिक्स लेबोरेटरी, तो जो मैथ लैब होती है उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो जाता है गणित का कोना, है ना। इसको कहते हैं। एक और कॉन्सेप्ट मैं इसी के साथ साथ बता देता हूँ, एक होता है लाइब्रेरी का कोना या क्लासरूम लाइब्रेरी, एक नया कॉन्सेप्ट है। जैसे एक स्कूल में लाइब्रेरी तो होती है, लेकिन प्राइमरी क्लासेस में एक क्लास लाइब्रेरी भी डेवलप करने की बात की जाती है। क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, मान लीजिए एक क्लास है, क्लास के पीछे ये साइड में कहीं एक हम क्या करेंगे, एक रस्सी जो है रोप बांध देंगे और उसमें बुक्स लटका देंगे, मैगजीन्स जो रहेंगी। तो बच्चा जो फ्री पीरियड में है, कभी उसका मन होता है कॉमिक्स पढ़ने का, मैगजीन्स पढ़ने का, तो वहाँ से बुक को निकालेगा, पढ़ेगा और फिर वापस रख देगा। तो बच्चों की रीडिंग स्किल डेवलप करने के लिए ये किया जाता है कुछ स्कूलों में।
सलाह दी जाती है कि सभी प्राय स्कूलों में ये किया जाए। पाठ्य योजना क्या है? लेसन प्लान। लेसन प्लान आपको पता है लेसन प्लान क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों का एक वो होता है समन्वय कि क्लास में चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ाना है, उसमें हमें क्या लर्निंग आउटकम्स बच्चों में लाने हैं कि बच्चे क्या क्या सीखें, इन सभी का बच्चों की सफलता असफलता जो है, टेस्ट भी, सब कुछ को मिला जुला करके एक ये जो प्लान हम तैयार करते हैं वो लेसन प्लान में होता है। तो शिक्षकों को पढ़ाने की सफलता असफलता का ज्ञान देती है, नए ज्ञान को पिछले ज्ञान से जोड़ने का एक साधन है, शिक्षक अपने काम को बेहतर तरीके से करने में सफल बनाता है। तो आपको इसमें पता चल गया होगा ये सभी चीज़ें जो हैं लेसन प्लान में आती हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि बच्चों का आकलन शिक्षकों को सामग्री का निर्णय लेने और योजना बनाने में मदद करता है। चाइल्ड असेसमेंट हेल्प टीचर्स टू डिसाइड प्लान एंड मटेरियल। तो कौन सा आकलन? FLN आपने पढ़ा है, रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरिकल, इन तीनों चीज़ों के लिए FLN जो है वो परस्यू करता है और प्रमोट करता है तीनों चीज़ों को, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों का आकलन शिक्षकों को सामग्री का निर्णय लेने योजना बनाने में मदद करता है, ये तीनों। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में ICT का प्रभाव है? हमने बहुत सारे क्वेश्चन ICT के करे हैं तो ये आपसे बन जाना चाहिए। ICT है शिक्षा के महत्व को कम करता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ICT आने से टीचर रिप्लेस हो जाएंगे, कि शिक्षक की ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करता है, एक्स्ट्रा टाइम देता है, ये भी उतना सही नहीं है। निष्क्रिय शिक्षार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थियों में बदल देता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। पैसिव लर्नर है उनको एक्टिव लर्नर बनाता है ICT, क्योंकि ICT आपका एक रियलिस्टिक व्यू आपको विजुलाइज कराता है किसी भी सिचुएशन को। जैसे ICT है, मान लीजिए कोई ऐसा चैप्टर है जो वाइल्ड लाइफ का कोई चैप्टर है, कोई फॉरेस्ट है, कहीं अमेजोन के हैं, है ना, EVS में। और यदि आप उन्हें ICT में प्रोजेक्टर में वो रियल दिखा दें, आप रियल के उन जानवरों को, एनिमल्स को दिखा देंगे, वो कैसे रहते हैं, कैसा हैबिटेट रहता है उनका, क्या खाते हैं, तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। यदि वो सक्रिय नहीं है तो कक्षा में क्या हो जाएंगे? सक्रिय हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ्यचर्या जो विकास में, तो करिकुलम डेवलपमेंट में विषय वस्तु अधिगम को सुधारने हेतु प्रयोग किया जाने वाला मूल्यांकन। तो क्या हमें करना है? द एवेल्युएशन यूज टू इम्प्रूव कंटेंट लर्निंग इज कॉल्ड, ये फॉर्मेटिव ही एवेल्युएशन कहलाता है, फॉर्मेटिव निर्माणात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जो क्या करने के लिए किया जाता है? इम्प्रूव कंटेंट लर्निंग इज कॉल्ड। तो ये इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है, आपको ये पता है। क्रिटिकल आपको पता है समालोचनात्मक, जहाँ पे उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये सब जानी जाती हैं और बच्चे स्वयं इसके बारे में सीखते हैं। इसको एक और वर्ड आता है रिफ्लेक्टिव भी आता है इसमें वर्ड। आगे देखते हैं निर्मितवादी या कंस्ट्रक्टिविस्ट शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में क्या एक्टिविटी कौन सी शामिल हो सकती है? कोई ड्रामा के जरिए कोई क्रिएटिव होता है कार्य। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कोई क्रिएटिव जो एक्टिविटी है वो सारी निर्मितवादी शिक्षण उपागम में आएगी। तो कोई ड्रामा हो गया, इंडिविजुअल असाइनमेंट भी बढ़ाता है क्रिएटिविटी को, ग्रुप वर्क भी बढ़ाता है क्रिएटिविटी को। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ये आपके तीनों जो आपके ऑप्शन हैं वो सही हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 27 के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। जो प्रश्न है कौन सा? ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कि NEP में जो मेंशन भी किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषता नहीं है। तो ECCE करोड़ों छोटे बच्चों विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए है। हाँ, तो यही तो विशेषता नहीं है इसकी, कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए विशेष नहीं है, ये इक्वालिटी सभी तरह के बच्चों के लिए है। जो ECCE का कॉन्सेप्ट है कि उन्हें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिलनी चाहिए, है ना। उसमें तो 0 वर्ष से पूरे 6 वर्ष के बच्चों की पूरी बात की गई है, लेकिन जब उन्हें पढ़ाई के लिए फॉर्मल एजुकेशन की बात जो है वो 3 ईयर से बच्चों को एडमिशन देने की बात की गई है, 6 ईयर्स तक के, कहाँ पर? बाल वाटिका में। और इसके बाद जो
जो क्लास 1 और 2 जो हैं इधर 3 साल यानी 6 से 8 साल के बच्चे इधर आ जाएंगे और इस पूरी स्टेज को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है। आगे बात करते हैं बाकी ये जो उत्तर ये सारी विशेषताएं हैं। इसमें फ्लेक्सिबल रखा गया है, मल्टी फेस्टेड, मल्टी लेवल, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। ईसीसी का उद्देश्य भौतिक विकास के क्षेत्र में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है, ये भी इसका उद्देश्य हो जाएगा। और जो ईसीसी में अक्षर, भाषाएं, संख्याएं, गिनती, पहेलियां, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, ये सभी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दृष्टि क्षीणता, जो मतलब कि देखने में जिन्हें दिक्कत है, विजुअल इम्पेयरमेंट, मैक्सिमाइज लर्निंग विद द हेल्प ऑफ, उनकी मदद, एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम प्राप्त करता है। जो विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे रहते हैं वो ज़्यादातर किस सेंस का यूज़ करते हैं, तो वो उन्हें सुन करके पढ़ते हैं। जो देख नहीं सकते थोड़ा, तो सुन करके पढ़ाई करते हैं। तो सुनने का यही मतलब है कि ऑडिटोरी सिस्टम जो है, जो श्रवण प्रणाली है, सुन करके उसका वो हेल्प करते हैं और उसकी वजह से मैक्सिमम लर्निंग वो करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का संयुग्म है। इसका मतलब जो कुछ पेयर दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है, एक सही है और बाकी गलत है। तो प्रतिभाशाली जो बालक होंगे उनके लिए आसान बहुत सरल सामग्री आप देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके लिए अलग और उनका एक लेवल बढ़ाएंगे। स्वलीलता, ऑटिज्म जो है, ऑटिज्म बच्चों की कक्षा की व्यवस्था को बार बार बदलेंगे, बार बार बदलने से उनको क्या होगा, उन्हें दिक्कत जाएगी। ऑटिज्म जो रहते हैं आत्मकेंद्रित, इस तरह के बच्चे जो रहेंगे जिनकी दिक्कत जाती है कम्युनिकेशन में, है ना, तो ये क्या है, बार बार कक्षा की व्यवस्था बदलने से ये स्वालीनता बच्चों के लिए सही नहीं होगा। लेखन वैकल्य, लेखन का मतलब है जिन्हें लिखने में, चित्र बनाने में ये सब दिक्कत जाती है, तो उत्तम चित्रों के आधार पर दत्त कार्य देना, तो ये सब सही नहीं होगा। जिनमें डिस्ग्राफिया में उन्हें लिखने में दिक्कत जाती है तो ये देना उनके लिए उचित नहीं है। वाक हानि का मतलब है स्पीच इम्पेयरमेंट, तो शो पेशेंस एंड गिव एम्पल टाइम टू रिस्पॉन्ड। जो बच्चे थोड़ा सा स्लो बोलते हैं, स्पीच इम्पेयरमेंट है, तो उनमें हमें पेशेंस दिखाना चाहिए और उनको प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय हमें देना चाहिए। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अक्षम शिक्षार्थियों, अक्षम का मतलब डिसेबल्ड जो लर्नर्स हैं, पढ़ाने के लिए किस शिक्षक को नियुक्त किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ अ टीचर अपॉइंटेड टू टीच द डिसेबल्ड लर्नर्स। तो ये कैसा, ये इसको बोला जाता है रिसोर्स टीचर। एक रिसोर्स टीचर जो है जो क्या करेगा, जो डिसेबल लर्नर है उनको नियुक्त किया जाएगा पढ़ाने की। मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी आपने कुछ टाइम पहले तक जैसे जो डिसेबल चाइल्ड है उनके लिए अलग स्कूल होते थे, अभी भी होते हैं, लेकिन जो बात करी गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की, उसमें बोला गया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी हमें शामिल करना है नॉर्मल टीचिंग प्रोसेस में। जो सामान्य विद्यालय हैं उसमें उनको भी पढ़ाना है ताकि वो अलग फील नहीं करें, वो भी एक समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इसके लिए नॉर्मल टीचर फिर कैसे पढ़ा पाएगा, तो उसके लिए एक नियुक्ति की जा रही है। आपको बताया रिसेंट में ही केंद्रीय विद्यालय में एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की गई है और एनईपी के अकॉर्डिंग हर एक स्कूल में नियुक्ति की जाएगी, जिसका काम क्या रहेगा, जो या तो टीचर होंगे या खुद भी वो ऐसे बच्चों की पहचान करेगा जिनमें कोई दिक्कत है, कोई डिसेबिलिटी है, कोई डिसऑर्डर है, चाहे रीडिंग स्किल हो, पर्सनालिटी स्किल हो, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो, तो उनके लिए वो क्या करेगा, उनको वो पढ़ाएगा, साथ में टीचर्स को भी सजेस्ट करेगा उनको पढ़ाने के तरीके। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट था, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय स्वमूल्यांकन और सुधार से संबंधित नहीं है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट। तो इसमें देखते हैं यह गतिशील वातावरण में विद्यालय की सहायता करता है। आगे देखते हैं इट इंश्योर अफेक्टिव डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल। तो स्वमूल्यांकन और सुधार, ये आपको दो टर्म याद रखने हैं। आगे ऑप्शन को हम देखते हैं। तो विद्यालय प्रणाली प्रभावी निदान प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। एक मिनट हम देखते हैं, प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा नहीं है,
संबंधित नहीं है, तो ये सारे तो संबंधित हैं आपको। उद्देश्यपूर्ण योजनाबद्ध कदम उठाने में मदद करता है, ये भी है। विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों की मदद करता है, तो ये इसका उत्तर गलत हो जाएगा। ये जो स्वमूल्यांकन है और सुधार है वो आर्थिक रूप से कमजोर शिक्षकों की किसी भी तरह से मदद नहीं करता है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया आपने पढ़ ही रखा होगा, तो डिसलेक्सिया जो एक डिसऑर्डर है वो किस तरह का है? रीडिंग से संबंधित एक डिसऑर्डर है, पढ़ने में असमर्थ है, पढ़ने में दिक्कत जाती है, तो वो डिसलेक्सिया कहलाता है। बाकी आप चलने का लेखन में जो है वो डिस्ग्राफिया कहलाता है, ये आपको अच्छे से पता है, कई बार आपने ये पढ़ा भी होगा। आगे है मनोग्रसित बाध्यता का विकार है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज, तो इसको बोला जाता है मेंटली लेवल पर मनोग्रसित चिंता का विकार, क्योंकि चिंता एंजाइटी कहीं ना कहीं डिसऑर्डर बच्चों को उनकी पर्सनालिटी परफॉर्मेंस को वो वीक करता है। यदि किसी बच्चे को एंजाइटी है तो उसके पढ़ने को और उसकी जो स्किल्स हैं जो सीख रहा है बच्चा उसको कहीं ना कहीं वो प्रभावित करता है, उसको एक नेगेटिव ले जाता है नेगेटिव में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी टीम गतिविधियों को हस्तक्षेप प्रक्रिया में शामिल किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन द इंटरवेंशन प्रोसेस? तो यहाँ पर जो आपके हैं कि माता पिता के साथ परामर्श साझेदारी, छात्र अधिगम के परिणामों का मूल्यांकन करें, तो इवेलुएट स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, तो ये भी है, ये बात करी जाती है कि स्टूडेंट खुद भी एवेलुएट करें अपने लर्निंग आउटकम का, और पेरेंट्स के साथ एक परामर्श काउंसलिंग पार्टनरशिप। तो टीम गतिविधियों को हस्तक्षेप प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, ये दोनों हैं, तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पर हस्तक्षेप वर्ड क्यों लाया गया है? हस्तक्षेप का मतलब ये होता है जो टीम गतिविधियों में कि कोई बच्चा कुछ कार्य कर रहा है, कोई एक्टिविटी, और उसे हमें लगता है कि इसे सुधार की आवश्यकता है हमारी हेल्प की, तो वहाँ पर हेल्प कराना, तो वो हस्तक्षेप कहलाएगा। हस्तक्षेप कोई एक नेगेटिव वर्ड नहीं है, इंटरवेंशन, ये पॉजिटिव वर्ड भी हो सकता है। हस्तक्षेप करके हम उसे सुधार करें, उसके एक्टिविटी में हेल्प करें। तो टीम गतिविधियां जो भी होंगी, माता पिता के साथ परामर्श साझेदारी, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि टीम लर्निंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको पता है, एक बच्चा जो होता है सिर्फ 6 या 7 घंटे स्कूल में रहता है, बाकी टाइम कहाँ रहता है? वो अपने घर में रहता है। तो ज़्यादातर जो विकास की प्रक्रिया है वो उसके घर में शुरू होती है, पीयर ग्रुप में शुरू होती है। इसलिए आपका 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, तो यही है, दिव्यांग जो बच्चे हैं या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, उससे क्या होगा? स्कूल पर बोझ बढ़ेगा। शिक्षण के लिए दृष्टिकोण सामग्री दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। हाँ, यदि आप CWSN बच्चों को शामिल करते हैं, और शामिल करना भी है इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग में, ये बताया गया है, तो क्या करना पड़ेगा? शिक्षक के लिए एक दृष्टिकोण सामग्री दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है, ये आपको जरूरत रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अवास्तविक लक्ष्य है तो अनरियलिस्टिक नहीं है, ये रियलिस्टिक है, ऐसा पॉसिबल है। विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है ये, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को शामिल कर रहे हैं तो वो हानिकारक है, तो हानिकारक नहीं है, उनके लिए बेनिफिशियल है। एक टीम निर्माता या फिर आप एज अ टीम लीडर के रूप में, टीम बिल्डर के रूप में नेतृत्वकर्ता द्वारा टीम के सदस्यों के प्रदर्शन के किन पहलुओं का मूल्यांकन किया जाता है? टीम निर्माता के रूप में एक लीडर के द्वारा क्या किया जाएगा, किसका एवेल्युएशन किया जाता है? तो खुलापन और टकराव का, आगे ध्वनि अंतर समूह संबंध, साउंड इंटर ग्रुप रिलेशंस, व्यक्तिगत विकास का, तो ये सभी का क्या है? मूल्यांकन किया जाता है एज अ टीम लीडर। आगे देखते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाने में निम्न में मदद मिलेगी। यदि आप क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट विद बी हेल्पफुल, संसाधन बचत में, दोहरा नामांकन छात्र स्थानांतरण में, स्टूडेंट ट्रांसफर में, उपरोक्त बोथ ऑफ द अबव, इन दोनों में। बिल्कुल आपको ये जो ऊपर दोनों हैं, यदि आप स्कूलों को उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साझेदारी बनाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो इन दोनों में मदद मिलेगी। संसाधन बचत मतलब जो वहाँ के संसाधन जो यूज़फुल हैं आप यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज का स्कूल्स में भी,
और छात्र स्थानांतरण, जब स्टूडेंट ट्रांसफ़र होंगे तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। डुअल इनरोलमेंट कहलाता है कि कुछ बच्चे जो अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं, जो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के, तो उसके साथ साथ में इनको कोर्स कराना अलग से, तो वो दोहरा नामांकन के अंतर्गत आता है। इसकी चर्चा भी एनईपी में की गई है। डिटेल में आपको इसके बारे में अभी ज़रूरत नहीं है समझने की, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन इस बार कुछ ऐड करने की कोशिश की है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, कि आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे और कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। और मैं कोशिश करता हूँ, अभी भी मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि हर एक एस्पेक्ट आपके पूरे हो सके। शुरुआत में मैंने 10 क्वेश्चंस की सीरीज लाई थी, जो कि टॉपिक्स को कवर करे थे काफ़ी सारे, और अब मैं मिसलेनियस ला रहा हूँ ताकि आपको कहीं ये नहीं लगे कि आपको सभी प्रकार का पढ़ना है, क्योंकि वहाँ जो क्वेश्चन आपके 60 आएंगे वहाँ पे टॉपिक वाइज नहीं आएंगे। पता नहीं किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ ले रहा है, किसी से कम पूछ ले रहा है। तो कोशिश करिए मिसलेनियस लगाइए, और टॉपिक वाइज भी यदि आपको कहीं मिलते हैं तो वो भी लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी चीज़ें यदि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी हर तरह की जो भी ज़रूरतें हैं केवी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सारी पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।